हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। जीएसटीआर 9 सीरीज के फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था। हमने उसका बेस देखा था कि किस तरीके से जीएसटीआर 9 आया, कौन कौन से उससे रेलेवेंट सेक्शंस हैं, कौन कौन से रूल्स हैं और नोटिफिकेशंस कौन कौन सी हैं। जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 44 कवर किया था, सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2। तो उसके बाद हमने सेक्शन 35 कवर किया था। फिर हमने रूल 80 कवर किया था, जिसमें जो बताया गया था जीएसटीआर 9 किसको भरनी है, जीएसटीआर 9A किसको भरनी है, जीएसटीआर 9B किसको भरनी है और जीएसटीआर 9C किसको भरनी है। उसके बाद हमने कवर किया था नोटिफिकेशंस कवर करी थी 3। नोटिफिकेशन नंबर 47/2019। फिर हमने करी थी नोटिफिकेशन 56/2019 और उसके बाद हमने कवर करी थी नोटिफिकेशन 41/2020। 3 नोटिफिकेशन कवर करने के बाद हमने लिमिट्स देखी थी कि जीएसटीआर 9 की क्या लिमिट है और जीएसटीआर 9C की क्या लिमिट है। उसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स कवर अप किए थे जो कि इम्पोर्टेंट है जीएसटीआर 9 फाइल करते हुए, जो हमें बहुत ही ध्यान में रखने हैं। वो सारे हमने पॉइंट कवर किए थे। उसी सीरीज की सेकेंड वीडियो में आज हम कवर करेंगे टेबल्स जो कि रिलेट करेंगे जीएसटीआर 9 के वो टेबल्स जो कि रिलेट करते हैं आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड। आज हम आउटवर्ड सप्लाई से जितने भी टेबल्स रिलेट करते हैं वो सारे हम इस सेकेंड वीडियो में कवर अप करेंगे। तो उसके लिए फॉर्म जीएसटीआर 9 जो कि रूल 80 में प्रिस्क्राइब्ड है, हमने रूल 80 जो है डिटेल में कवर अप किया था, एनुअल रिटर्न। उसमें जीएसटीआर 9 में फर्स्ट पॉइंट फाइनेंशियल ईयर बताता है, जो उनसे फाइनेंशियल ईयर की जीएसटीआर 9 है। जीएसटीएन बताएगा कौन से जीएसटीएन की जीएसटीआर 9 फाइल हो रही है, लीगल नेम क्या है और ट्रेड नेम क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो ऑटो पॉपुलेट होता है। जो इसकी पिक्चर शुरू होती है वो टेबल 4 से शुरू होती है और टेबल 4 से लेकर टेबल 14 तक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। तो हम इसको इन टेबल नंबर 4 से लेकर टेबल नंबर 14 तक जितने टेबल आउटवर्ड से रिलेटेड जो है आउटवर्ड से रिलेट करते हैं वो हम आज कवर अप करेंगे। जिसमें टेबल 4 सबसे पहले बात करता है डिटेल ऑफ द एडवांसेस। अगर एडवांस रिसीव हुआ है सप्लायर को, वो इनवर्ड्स, यहाँ पे इनवर्ड्स भी है तो देखेंगे कौन से केस में हमें इनवर्ड की वैल्यू टेबल 4 में लेनी है। आउटवर्ड सप्लाई की वैल्यू तो आनी ही आनी है। ऑन विच टैक्स इज पेबल, यहाँ पे मेन कंसर्न टैक्स इज पेबल का है, एज डिक्लेयर इन द रिटर्न फाइल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। टैक्स पेबल के लिए हमें रिकंसिलेशन बनानी पड़ेगी, हमें देखनी पड़ेगी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड है या नॉन ऑडिटेड, जो भी केस है हमारा, तो उसमें हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या सप्लाईज हैं। उसके अलावा हमने 3B में क्या सप्लाईज ली हैं, जीएसटीआर 1 में क्या कौन कौन सी सप्लाईज ली हैं, उसके अकॉर्डिंग रिकंसिलेशन के हिसाब से जो है हम अपनी टेबल नंबर 4 में वैल्यूज डालेंगे। इसमें 4A में जो वैल्यू जाएगी वो सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो भी B2C सप्लाई करी होंगी पूरे साल में, वो जो है टेबल नंबर 4A में जाएंगी। टेबल 4B में जाएगी सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, जो भी हमारी ड्यूरिंग द ईयर B2B सप्लाई होंगी वो सारी सप्लाई 4B में जाएंगी। 4C में जीरो रेटेड सप्लाई, जो भी हमने एक्सपोर्ट करे होंगे उससे रिलेटेड, लेकिन उनमें वो जो एक्सपोर्ट वो जो जीरो रेटेड है वो विद पेमेंट ऑफ टैक्स वाले होंगे तो वो टेबल 4 में जाएंगे। अगर वो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है तो वो इस टेबल में नहीं आएंगे, वो टेबल 5 में कवर अप होंगे। इसके बाद इसमें एक्सक्लूड किया गया सप्लाई टू सेस, अगर जीरो रेटेड ही होते हैं सप्लाई टू सेस भी, लेकिन यहाँ पे जो है सिर्फ एक्सपोर्ट वाली की वैल्यू आएगी टेबल 4C में, क्योंकि टेबल जो सप्लाईज टू सेस है उसको अलग से इसी टेबल में डाला गया है। डी कॉलम में आएगा सप्लाई टू सेस और सी में आएगा एक्सपोर्ट्स वाले विद द पेमेंट ऑफ टैक्स और डी में सप्लाईज ऑफ सेस ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स। ई में आएगा डीम्ड एक्सपोर्ट, कुछ जो है सेक्शन 147 में जो उनसे डीम्ड एक्सपोर्ट मान लिए जाते हैं उसकी जो सप्लाईज होंगी वो टेबल 4E में आएंगी। 4F में वैल्यू आएंगी एडवांसेस की। एडवांसेस सिर्फ वही वाले जो ए से लेकर ई तक, अगर हमने उन एडवांसेस के अगेंस्ट इनवॉइस ऑलरेडी इशू कर दिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर तो हम उसको अलग से एफ में नहीं लेंगे। अगर वो एडवांसेस रिसीव हुए हैं और जो है लास्ट डेट पे वो एडवांसेस ही हैं, उसके अगेंस्ट जो सप्लाईज नहीं हुई है
तो ऐसे केसेस में हम उसको एफ में डालेंगे। अदरवाइज वो ऊपर कवर अप हो गए, उसकी वैल्यू ऊपर आ चुकी है ए से लेकर डी में, तो हम एफ में नहीं लेंगे, अदरवाइज वो डबल जो है सप्लाई आ जाएगी, उसकी वैल्यू जो है 2 बार काउंट हो जाएगी। तो इसलिए आइदर वो ए से ई तक कवर हो जाएगी अगर वो उसके अगेंस्ट सप्लाई हो चुकी है, अगर एडवांसेस ही है एज ऑन डेट तो वो एफ में कवर अप होगी। तो एफ में लिखा है एडवांसेस ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड बट इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड। अभी इनवॉइस नहीं इशू हुआ है, उस केस में जो है वैल्यू आएगी एफ में, अदरवाइज जो है ऊपर वाले ए टू ई पॉइंट में ही कवर अप हो जाएगी। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा भी है नॉट कवर्ड अंडर ए टू ई, अगर ए टू ई में कवर नहीं है तो जाके वो एफ में आएगी। अब नेक्स्ट टेबल आता है जी। जी में बात करता है इनवर्ड सप्लाई की। यहाँ अभी तक जब हमने ए से लेकर एफ तक देखे वो सब थे आउटवर्ड से रिलेटेड सप्लाई की बात करते थे, लेकिन जी में आते ही इनवर्ड सप्लाई की बात हो गई। इनवर्ड सप्लाई कौन सी वाली, जो कि जिनमें रिवर्स चार्ज पे बेसिस पे हम टैक्स पे करेंगे, जहां पे हमारी लाइबिलिटी आ जाती है एज अ लगा लो हमने कोई एडवोकेट से सर्विस ली, तो ऐसे केस में जो है हमारे ऊपर आरसीएम की लाइबिलिटी आती है। तो वहां पे उस वैल्यू को हम, हमारी वो इनवर्ड सप्लाई है उस पे हमें टैक्स पे करना होगा, तो हम उसकी वैल्यू जो है जी में कवर अप करेंगे। ए से लेकर जी तक जो टोटल आएगा वो टेबल नंबर एच पे आएगा। उसके बाद टेबल आते हैं आई, जे, के और एल, जो कि आई बात करता है क्रेडिट नोट इशू इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड बी टू ई। बी से लेकर ई तक जो भी ऊपर हमने केसेस देखे उनसे उनके रिगार्ड में क्रेडिट नोट इशू हुआ है तो उसकी वैल्यू आएगी आई में। अगर बी से ई तक जो उनसे केसेस हैं उसके रिगार्ड में डेबिट नोट इशू हुआ है जो कि वैल्यू सप्लाई की वैल्यू को बढ़ाएगा, तो वो आएगी जे पे, उसको डालेंगे जे पे। उसके बाद के में कौन सी आएगी, अगर हमने कोई सप्लाई में फर्दर जो है अमेंडमेंट करी है, तो अगर ड्यूरिंग द ईयर अमेंडमेंट हुई है उनमें तो उसकी वैल्यू आएगी के में। और अगर हमने अमेंडमेंट से वैल्यू को इंक्रीज किया है तो के में आएगी, अगर हमने अमेंडमेंट करके वैल्यू को डिक्रीज किया है तो वो एल में आएंगी। तो इस तरीके से टेबल आई जे जो है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट से रिलेट करती हैं, के और एल जो है फर्दर अमेंडमेंट से रिलेट करती है। वैल्यू बढ़ाई हो तो के में आएगी और अगर वैल्यू कम करी है तो वो एल में आएंगी। जैसे कि हमने नोटिफिकेशन कवर करी थी 56/2019, तो हमने देखा था कि वहां पे काफी सारे चेंजेस करे गए थे, तो उसमें कई टेबल्स को ऑप्शनल कर दिया गया था। तो वहां पे जो टेबल आई, जे, के और एल है उसकी वैल्यू हम अलग से डालने की जगह ऑप्शनल कर दिया गया है कि उसकी वैल्यू को हम ऊपर ही नेट इफेक्ट ले लें। बी से ई तक जो भी वैल्यू हम ऊपर डालेंगे उसमें हम नेट वैल्यू भी डाल सकते हैं, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और सप्लाईज की, और चाहे वो सप्लाई अमेंडमेंट के थ्रू बढ़ाई है चाहे वो कम करी है, चारों केसेस को हम नेट फिगर जो है ऊपर ले सकते हैं। ये नोटिफिकेशन 56/2019 में बताया गया था। इसके बाद वैल्यू आएगी एम में, सब टोटल आएगा आई से लेकर एल तक, इन चारों टेबल का टोटल आएगा एम में। उसके बाद एन में क्या आएगा, एच और एम का टोटल। एच जो हमने ऊपर ए से लेकर जी तक कवर किया था वो एच में आया था, और आई से लेकर एल तक जो टोटल था वो एम में आया था। तो एन में क्या होगा, एच और एम का टोटल, तो हमारे पास आ जाएगी सप्लाइड एंड एडवांसेस ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड। यहाँ पे टैक्स टू बी पेड वाले केसेस के ऊपर जो है उसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टेबल एन पे, 4N पे। तो इस तरीके से हमें टेबल 4 को जो है कवर अप करना है। टेबल 4 में जो भी टैक्स आउटवर्ड में लाइबिलिटी आएगी वो सारी, और चाहे हमारी इनवर्ड में आरसीएम की लाइबिलिटी आएगी तो वो भी, वो सारे के सारे 4 पे कवर अप होंगे। इसके लिए हमें रिकंसिलेशन का भी यूज करना होगा, पहले हमें रिकंसिलेशन तैयार करनी होगी। तो इसके लिए हमने रिकंसिलेशन का हमारी टीम ने फॉर्मेट भी डिजाइन किया है जो कि हम फर्दर वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट टेबल में चलते हैं। नेक्स्ट टेबल आती है हमारे पास टेबल नंबर 5 जो कि बात करता है डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। सेम ये भी आउटवर्ड सप्लाई से ही बात कर रहा है। ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल, यहाँ पे हम कवर करेंगे जिन आउटवर्ड सप्लाई पे हमारी टैक्स की लाइबिलिटी नहीं आती, वो केसेस जो है यहाँ पे हम कवर अप करेंगे। तो वो कौन कौन से केसेस होंगे, 5A में आएगा सबसे पहले जीरो रेटेड सप्लाई। अगर हमने एक्सपो जैसे जीरो रेटेड हमने देखा कि 4 में भी था, लेकिन वहां पे विद पेमेंट ऑफ टैक्स होगा तो वो 4 में आएगा, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स होगा तो उसकी वैल्यू आएगी 5A में।
5B की बात करें, सप्लायर टू सेस, 4 में भी था सप्लाई ऑफ सेस, लेकिन वो विद पेमेंट ऑफ टैक्स था। यहाँ पे जो सप्लाई ऑफ सेस है वो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है। 5C में आएगी सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय द रेसिपिएंट ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस। यहाँ पे क्या है, टैक्स जो है हम नहीं पे कर रहे, टैक्स जो है सामने वाले को, रेसिपिएंट को पे करना है। तो ऐसे केस में टेबल 5C में उसकी वैल्यू आएगी जोन सी, जो सप्लाई तो हमने करी है लेकिन वो रिवर्स चार्ज में आती है, तो रेसिपिएंट को उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी पे करनी होगी, तो वहां पे जो है उसकी वैल्यू सी में आएगी। यहाँ पे जो वैल्यू थी और जो 4 में हमने देखी थी वो वाइसी वर्सा केस है, वहां पे एडवोकेट सर्विस जो हमने ली होगी, तो ऐसे केस में हमारी लायबिलिटी आएगी तो वो 4 में जाएगी। यहाँ पे जो है, यहाँ पे सर्विस तो हमने दी है लेकिन वो रिवर्स चार्ज में आती है, तो उसकी लायबिलिटी जो है रेसिपिएंट के ऊपर जा रही है, तो वो हम टैक्स उसके ऊपर पे नहीं करेंगे, तो इसलिए वो 5C में कवर अप होगी। तो दोनों में फर्क पता होना जरूरी है। अब बात करें 5D की, तो उसमें आएगी एग्जेम्प्टेड सप्लाई। हमने ड्यूरिंग द ईयर कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाई करी है, 5D में आएगी। उसके बाद 5E में आएगी नील रेटेड, कोई नील रेटेड सप्लाई करी है तो वो 5E में कवर अप होगी। और 5F में आएगी नॉन जीएसटी सप्लाई, कोई नॉन जीएसटी सप्लाई है लेकिन हमारी एग्रीगेट टर्नओवर जो है एक्सीड करेगी, तो उन केस में हमारा रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। तो ऐसे केसेस में हम नॉन जीएसटी जो सप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू जो है हम 5F में दिखाएंगे। जो हमने नोटिफिकेशन कवर करी थी उसमें बाद में जो है कहा गया कि हमें 5A, B और C की जो कंबाइंड वैल्यू है हम जो है 5D में दिखा सकते हैं। एग्जेम्प्टेड वाले पोर्शन में हम जो है 5A जीरो रेटेड जो कि 5B सप्लाई टू सेस, 5C जो आरसीएम वाला केस होगा, तो तीनों की वैल्यू क्लब करके हम जो है साथ में एग्जेम्प्टेड की भी जो है हम लेके टोटल वैल्यू जो है हम एग्जेम्प्टेड में 5D में भी ले सकते हैं। 5G में क्या होगा, A से लेकर F तक जो हमने देखा उसकी टोटल वैल्यू जो है 5G में जाएगी। उसके बाद HIJK जैसे कि हमने टेबल 4 में कवर किया था, सेम उसी तरीके से जो है टेबल 5 में भी वही है। H जो है क्रेडिट नोट से रिलेट करता है, अगर हमारे सप्लाई की फर्दर वैल्यू हमने कम करी होगी तो कोई भी उसके रीजन हो सकते हैं, तो ऐसे केस में H पे आएगी वैल्यू। और अगर वैल्यू हमने फर्दर जो है बढ़ाई तो डेबिट नोट इशू किया होगा, उसके लिए उसकी जो वैल्यू आएगी वो 5I में आएगी। 5J में अगर अमेंडमेंट करी होगी और वैल्यू जो है हमने सप्लाईज की बढ़ाई, तो ऐसे केस में वैल्यू जो है 5J में आएगी। और अगर हमने वैल्यू कम करी तो वैल्यू जो है 5K में आएगी। जैसे कि हमने टेबल 4 में देखा था, इन चारों की जो वैल्यू है हम सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी नेट ऑफ करके ऊपर ही उसकी वैल्यू हम ले सकते हैं। वैल्यू नीचे लेने की जगह ऊपर ही हम टोटल वैल्यू ले सकते हैं, नीचे हमें बाइफर्केशन करने की उसकी जरूरत नहीं है। एल में क्या आएगा, सब टोटल ऑफ एच से लेकर के तक। एच से लेकर मतलब क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, सप्लाई बढ़ाई और या फिर सप्लाई कम करी, तो जो चारों केसों का इनका जो टोटल आएगा वो आ जाएगा एल में। एम में क्या आएगा, जी का जो जी आया था ऊपर हमने ए से लेकर एफ तक का टोटल किया था जी में, और उसके बाद एच से लेकर के तक का टोटल किया था एल में, तो इन दोनों का टोटल करके जो आएगा एम में आएगा। टर्नओवर ऑन विच टैक्स इज नॉट टू बी पेड, जैसे कि सेम 4 में देखा हमने, सेम केसेस यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी नहीं होगी तो वो टेबल 5 वाले केसेस बन जाएंगे। अब यहाँ पे एन में क्या आता है, यहाँ तक जो था वो सेम 4 की तरह था। एन में जो वैल्यू आ रही है 5N में, उसमें वैल्यू आ रही है 4N की। 4N हमने देखा, 4 का टोटल जो फिगर थी 4N में थी, उसमें 5M अब ऐड कर दिया और लेस क्या कर दिया, 4G लेस कर दिया। 4G क्या था, 4G अगर हम बात करें तो हम 4G में हमने देखा था इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। ये जो है बेसिकली इनवर्ड सप्लाई है, तो टर्नओवर का पार्ट तो बनेगा नहीं, ये तो हमारी इनवर्ड्स है, तो इसलिए जो है इसको टेबल 5 में जब हमने लास्ट वाला कॉलम हमने देखा, उसमें जो है टेबल एन में जो है वैल्यू सप्लाई की टर्नओवर के लिए दोनों ऐड कर दी। 4N भी ले लिया जहां पे टैक्स पे हुआ है, 5M जहां पे टैक्स पे नहीं हुआ, उन दोनों को ऐड कर दिया, लेकिन लेस कर दिया कौन सी सप्लाई, 4G जो कि इनवर्ड सप्लाई थी, लेकिन हमारी आरसीएम की वजह से वहां पे जो है लाइबिलिटी इंकर्ड हुई थी, इसलिए, लेकिन वो इनवर्ड सप्लाई है तो हमारा टर्नओवर, यहाँ पे हम टोटल टर्नओवर निकाल रहे हैं, तो इसलिए वैल्यू यहाँ पे लेस कर दी। तो ये दो टेबल
सबसे पहले जो है आउटवर्ड सप्लाई से रिलेट करते हैं। इसके बाद जो आउटवर्ड सप्लाई से रिलेट करता है टेबल नंबर 10 और टेबल नंबर 11। इसके बाद हम सीधा जंप करते हैं टेबल नंबर 10 और टेबल नंबर 11 पे। तो टेबल नंबर 10 जहां पे कहा गया है पर्टिकुलर ऑफ द ट्रांजेक्शन फॉर द प्रीवियस ईयर डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न ऑफ अप्रैल टू सितंबर। सबसे पहले बात करी गई पर्टिकुलर ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से मतलब क्या हुआ, जिस फाइनेंशियल ईयर की हम GSTR 9 फाइल कर रहे हैं वो वाला ईयर यहाँ पे प्रीवियस ईयर हो गया। डिक्लेयर इन द रिटर्न ऑफ अप्रैल टू सितंबर। सेक्शन 16 के प्रोविजंस हम सब जानते हैं, हमारे पास टाइम अलाउड होता है कि नेक्स्ट ईयर में भी हम जो है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर हमारा रह गया है तो हम अवेल कर सकते हैं, टाइम अलाउड होता है सेक्शन 16(4) में। तो हमने अगर पिछले प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का अप्रैल टू सितंबर या फिर और यहाँ पे लिखा है अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, सेक्शन 64 हम सब जानते हैं, तो हम यहाँ पे उसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम जानते हैं कि क्या टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है सेक्शन 16(4) में, विच एवर इज अर्लियर, जोन सा भी टाइम जो है पहले आ जाएगा। अब इसमें टेबल 10 में क्या कहा गया, सप्लाई टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट नेट ऑफ डेबिट नोट। ये सिमिलर चीज कुछ हमने पहले भी देखी, ये सिमिलर जो है हमने टेबल 4 में देखा, टेबल 5 में देखा, सप्लाई और अमेंडमेंट से बढ़ना, और टेबल नंबर 11 में लिखा है सप्लाईज टैक्स रिड्यूस थ्रू अमेंडमेंट नेट ऑफ क्रेडिट नोट। सिमिलरली हमने वहां पे भी देखा, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे अलग क्यों कर लिखा गया है, यहाँ पे अगर हमने सप्लाई अमेंडमेंट के थ्रू बढ़ाई है या घटाई है सेम फाइनेंशियल ईयर में, तब तो वो टेबल 4 या 5 में ही कवर अप हो जाएगी। लेकिन अगर हमने सप्लाईज का इफेक्ट जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लिया है, ड्यूरिंग द अप्रैल टू सितंबर लिया है, तो उस केस में जो वैल्यू है वो टेबल 4, 5 में नहीं आएगी, वो टेबल नंबर 10 और 11 में आएगी। ये बेसिकली फर्क है। बेसिकली जो भी अमेंडमेंट्स बाद में होंगी, चाहे वो अमेंडमेंट के थ्रू वैल्यू बढ़ेगी चाहे वो वैल्यू घटेगी, तो वहां पे अगर बाद में नेक्स्ट ईयर में हुई है, अप्रैल टू सितंबर में हुई है, सपोज फाइनेंशियल ईयर 18-19 की हम GSTR 9 फाइल कर रहे हैं और उसके जो है सप्लाईज जो है हमने फाइनेंशियल ईयर 19-20 में जो है अप्रैल टू सितंबर के पीरियड के बीच में जो है उसको अमेंड किया था, तो उसकी वैल्यू जो है 10 और 11 में आएगी। और अगर हमने सेम फाइनेंशियल ईयर 18-19 में ही कर दिया होता तो वो टेबल 4 में जो सा कॉलम प्रिस्क्राइब था और टेबल 5 में जो सा कॉलम प्रिस्क्राइब था वो वहीं पे ही आ जाती, तो वो यहाँ पे नहीं लेते। लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लिए तो हमें 10 और 11 को यूज करना होगा, फिर वैल्यू वहां पे नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं आउटवर्ड से रिलेटेड। अगर हम बात करें तो आउटवर्ड के लिए हमें इसके बाद आना होगा टेबल नंबर 9 पे। हम जंप कर रहे हैं टेबल, क्योंकि हम आउटवर्ड को हम इकट्ठे करके चल रहे हैं। जो बैलेंस जो टेबल बनेंगे वो है इनवर्ड से रिलेटेड है, उसको हम अलग से कवर अप करेंगे। अब टेबल 9 क्या कहता है, डिटेल ऑफ द टैक्स पेड एज डिक्लेयर इन द रिटर्न फाइल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल। डिटेल ऑफ द टैक्स पेड वर्ड ही बता रहा है, यहाँ पे जो फिगर ऑटो पॉपुलेट हो रही होगी वो GSTR 3B से होगी, क्योंकि पेमेंट जो है वो 3B के बेसिस पे होती है। तो यहाँ पे टैक्स पेड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो 3B से ऑटो पॉपुलेट होगी। टैक्स पेबल की जो फिगर है IGST, CGST, SGST, ये जो है एडिटेबल होगी, लेकिन पेड थ्रू कैश या फिर पेड थ्रू ITC, या वो कैश से पे किया होगा, पूरे साल में हमने कैश से पे किया होगा ई कैश लेजर से या फिर ई क्रेडिट लेजर से, तो वो तो ऑलरेडी फ्रीज हो चुका होगा, तो उसको हम एडिट नहीं कर सकते। ये कॉलम नंबर 3, 4, 5, 6, 7 को हम एडिटेबल नहीं है, लेकिन 2 जो है इसको एडिट कर सकेंगे, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी हो सकता है हमने कम पे किया हो सकता है हमने ज्यादा पे किया हो, क्योंकि जब हम रिकंसिलेशन बनाएंगे तो वहां पे हमारी हो सकता है वैल्यू एज पर बुक्स अलग हो, एज पर GSTR 3B अलग ली हो हमने, हो सकता है GSTR 1 में भी वैल्यू अलग हो। तो यहाँ पे हमें टैक्स पेबल की वैल्यू जो है हमें एडिटेबल मिलती है टेबल नंबर कॉलम नंबर 2 पे। और अगर हम बात करें 3, 4, 5, 6, वो तो हम पे कर चुके हैं इसलिए वो फ्रीज है। तो हम यहाँ पे जो ऑल्ट्रेशन करेंगे
और टेबल 4 और 5 में भी जो ऑल्ट्रेशन हम करेंगे, अगर वो 20% से ज्यादा ऑल्ट्रेशन होती है तो वो रेड मार्क हो जाता है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कशन करी थी, रेड मार्क हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो हम जो फिगर डाल रहे हैं वो गलत है, वो जस्ट एक अलर्ट है। तो यहाँ पे भी सेम वे में जो है टेबल नंबर 9 पे भी इस तरीके से हम टेबल को एडिट कर सकते हैं। कॉलम नंबर 2 में जो है हमारी टैक्स पेबल जो है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो हमें इस रिकंसिलेशन से इसका इफेक्ट लेना होगा कि हमारी टैक्स पेबल क्या बनता है। अब हम नेक्स्ट टेबल में चलें तो नेक्स्ट टेबल आता है आउटवर्ड सप्लाई से जो रिलेट करता है टेबल नंबर 14। टेबल नंबर 14 एप्लीकेबल तभी होगा अगर हमने अभी ये बात करी थी 10 और 11 में, अगर हमने फाइनेंशियल ईयर 18-19 की एडजस्टमेंट 19-20 में करी है, तो ऐसे केसेस में जो है वैल्यू 10-11 में जो आएगी, उस केसेस में उसका जो डिफरेंशियल टैक्स पेड होगा उसकी वैल्यू हम लेंगे टेबल नंबर 14 में। अदरवाइज जो है टेबल नंबर अगर 10 और 11 में वैल्यू नहीं आ रही तो हम 14 में उसका इम्पैक्ट नहीं लेंगे, तो जो भी इम्पैक्ट होएगा वो 9 में कवर अप हो जाएगा, वो 14 में नहीं आएगा। 14 में सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब हमने 10 और 11 में, मतलब हमने नेक्स्ट ईयर उसका इम्पैक्ट लिया है। तो ऐसे केसेस में अगर हो सकता है हमने फर्दर जो है उसकी सेल वो अमेंडमेंट करके वैल्यू बढ़ी हो या घटी हो, तो ऐसे केसेस में जो है हमारा टैक्स पेबल जो है चेंज हो सकता है। तो ये फील्ड भी टैक्स पेबल जो यहाँ पे भी एडिटेबल है। हमारा टैक्स पेबल टैक्स पेड जो है अकॉर्डिंगली हम उसको चेंज करेंगे। हमारी जोन से भी टैक्स लाइबिलिटी जो है 10 और 11 के थ्रू जोन से भी हमारा टैक्स इफेक्ट पड़ेगा, हम उसकी वैल्यू जो है टेबल नंबर 14 में लेंगे। तो ये सारे टेबल जो कि हमने कौन कौन से टेबल देखे, सबसे पहले टेबल 4, उसके बाद टेबल 5, फिर टेबल नंबर 10, फिर टेबल नंबर 11, फिर टेबल नंबर 9 और फिर टेबल नंबर 14। हमने टोटल 6 टेबल्स हमने कवर करे आउटवर्ड सप्लाई से रिलेट करते हैं। जो इसके लिए हमें सबसे पहले रिकंसिलेशन बनानी बहुत जरूरी है। अगर हम डायरेक्टली इसको ऑप्ट करने लग जाएंगे तो हो सकता है गलती हो। रिकंसिलेशन का फॉर्मेट भी हमने डिजाइन जो किया हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो टिल देन हमने जो आउटवर्ड टेबल्स डिस्कस करी हैं, अगर उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे मेंशन करिएगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पार्ट में इनवर्ट टेबल से, इनवर्ट सप्लाई से जो भी टेबल रिलेट करती हैं, टेबल नंबर 6, 7, 8, टेबल नंबर 12, 13, तो ये सारी हम टेबल जो है टेबल नंबर और 12, 13, 6, 7, 8, 12, 13, तो हम इसको भी कवर अप करेंगे। 12 टेबल नंबर 14 के बाद जो टेबल्स हैं वो ऑप्शनल कर दी गई हैं, और लास्ट जो टेबल है टेबल नंबर जो टेबल 19 जो कि लेट फी से रिलेट करता है, वो एलिजिबल तब होता है जब लेट फी तब लगती है, तो जब हम ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं। तो वो लास्ट में जो है जब हमारा फाइनल हो जाता है सब कुछ, उसके बाद में वो टेबल जो है वो इफेक्ट में आता है, तब तक वो जो है इफेक्ट में नहीं होता। तो बाकी जो है 15, 16, 17, 18 वो जो है ऑप्शनल कर दी गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इनवर्ट सप्लाई से रिलेटेड टेबल। तो हमने जो आज आउटवर्ड की डिस्कशन करी है, होप आपको क्लियर हुई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है इसी सीरीज की कंटिन्यूएशन में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।